हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें पिछले एक सप्ताह के तमाम जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कंटेंट होते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये 31 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक के कंटेंट हैं। इस पर एक एक करके बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन कि 8 अगस्त की सुबह 11 बजे देखना मत भूलना। मैराथन वीडियो होगा, जनवरी से लेकर अगस्त तक के 8 अगस्त तक के तमाम कंटेंट उसमें हम लोग देंगे। ठीक है, देखना ज़रूर। 8 अगस्त की सुबह 11 बजे लाइव होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले और अदालत के फैसले इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर अलग अलग टॉपिक भी लेंगे। तो क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार बताते हुए मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी? आंसर का इसका, ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब भी किसी मामले में किसी भी अदालत को अगर अधिकतम सजा देना है तो उसको कारण बताना चाहिए कि क्यों ये सजा दी जा रही। तो उस फैसले में ये बात नहीं बताई गई है और इसी वजह से रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ये भी बहाल हो सकती है। तो क्या मामला था? वही मामला ये था कि सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2019 में कोलार में राजनीतिक रैली में मोदी उपनाम को लेकर बोला था। ठीक है, राहुल गांधी वायनाड केरल से लोकसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करवाने का आदेश किस अदालत ने दिया? आंसर होगा पटना हाई कोर्ट। ठीक है, 4 मई को अंतरिम रोक लगी थी और अब अगस्त में फिर से कह दिया कि सर्वेक्षण हो सकते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के किस विवादित धार्मिक स्थल में मॉडर्न तकनीक से अंडरग्राउंड सर्वे का आदेश दिया है? आंसर होगा ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को ये आदेश सुनाया है कि मॉडर्न टेक्निक जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है, यानी खुदाई नहीं करना है, ऊपर से रेडार के ज़रिए ये पता लगाया जाएगा। ठीक है, कि उसके नीचे और क्या क्या चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया? आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश। इसके तहत क्या होगा? तीनों सेनाओं के जवान 9 से 15 अगस्त के बीच में मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेंगे और आम लोगों से भी कहा गया कि वो भी हिस्सा लें और अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। ओके, और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, देश के कैबिनेट सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आंसर होगा राजीव गौबा। तो अब 30 अगस्त 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी का जो पद होता है वो देश का शीर्ष यानी टॉप नौकरशाही का पद होता है। ठीक है, और 2019 में 2 साल के लिए नियुक्त हुए थे और अब 2024 तक का कार्यकाल है। और इस देश में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहने का जो रिकॉर्ड है वो भी ये बना लेंगे जब ये 2024 तक कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे तो। ठीक है, फिलहाल कार्यकाल तो बढ़ा दिया गया है उस वक्त तक के लिए। अगला क्वेश्चन, PSEB यानी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड यानी EPIL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना है? आंसर होगा शिवेंद्र नाथ को। ठीक है, शिवेंद्र नाथ। अच्छा, ये जो PSU है वो भारी और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक इकाई है। ठीक है, उद्योग है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया? यानी माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया का हेड किसे बनाया है और दक्षिण एशिया का भी? आंसर होगा पुनीत चंदोक। ठीक है, क्या नाम है? पुनीत चंदोक। तो वो भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इन सब क्षेत्रों का जो कारोबार है वो माइक्रोसॉफ्ट का वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नाक, तो उसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर होगा गणेशन कन्नबिरान। ठीक है, गणेशन कन्नबिरान। तो ये बने हैं नए और वो NIT में प्रोफेसर रह चुके हैं। नैक के बारे में जानते होंगे, उसका काम है जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी ग्रेडिंग करना।
अब बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्थिक पिछले एक सप्ताह के। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो सब PDF अवेलेबल है, वीकली करंट अफेयर्स का भी, और वो मिलेगा आपको 1 ईयर के मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। जिन लोगों ने लिया हुआ है वो ऐप पर जाएं, सरकारी जॉब न्यूज़ का ये ऐप है उस पर, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का भी PDF वहाँ पर अवेलेबल है। ये मेंबरशिप प्लान बहुत मामूली सी रकम है, 1 साल तक के लिए मिलती है, और इसके ज़रिए आप PDF प्राप्त कर सकते हैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और साथ में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होते हैं आप सबके लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो क्वेश्चन होगा अगला, केंद्र सरकार ने ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर होगा नवरत्न। अब ये ONGC विदेश लिमिटेड जो है ना वो नवरत्न कंपनी हो गई है। अच्छा, ONGC इसी की पेरेंट कंपनी है, केवल कहेंगे ONGC तो वो महारत्न कंपनी है, ठीक है, और उसी की उसके अंतर्गत एक कंपनी है, तो वो है ONGC विदेश, अब वो नवरत्न कंपनी हो गई है। ओके, और ये ONGC विदेश लिमिटेड जो है ना वो विदेशों में काम करती है, तेल, गैस, इन सबसे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? आंसर का इसका महारत्न। अब महारत्न, ठीक है, तो दर्जा मिल गया है, और देश में टोटल महारत्न जो कंपनियां हैं वो हो गई हैं 13 टोटल, ठीक है। पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, और डेली के वीडियो में मैंने पूरा बताया था इसके बारे में। ओके, तो ये, और नवरत्न कंपनी कौन कौन सी? नवरत्न भी 13 है, तो वो ये सब 13 नवरत्न कंपनी हो गई। PDF में देख सकते हैं या पॉज करके आप पूरा पढ़ लेना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार की किस एजेंसी ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर का DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय। लेकिन ये जो ऑर्डर जारी किया गया ना उसके 2-3 दिन बाद ही DGFT ने यानी केंद्र सरकार ने एक और आदेश जारी किया कि हम इस ऑर्डर को 31 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाते हैं। 1 नवंबर से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक एजेंसी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किस नियामक संगठन ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी CDMDF की स्थापना की? आंसर का सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में कहेंगे सेबी को फुल फॉर्म के तौर पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसी ने। तो ये वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव ये इन्वेस्टमेंट फंड होगा, और इसको इसलिए भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अगर किसी कंपनी की हालत ख़राब होती है और पेमेंट देने में दिक्कत होती है उसको, तो इस फंड के जरिए फ़िलहाल उपाय के तौर पर निवेशकों को फंड दे दिया है ताकि निवेशकों को कोई नुकसान ना हो और नेगेटिव मैसेज न जाए। और अब पुस्तक लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इसकी लेखक का नाम बताएं। आंसर का नीरजा चौधरी, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिडे लाइव रैंकिंग फिडे की 3 अगस्त की, तो उसमें विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? विश्वनाथन आनंद के ही शिष्य हैं। आंसर होगा गुकेश D, ठीक है। तो लाइव रैंकिंग में ये नंबर 1 है। अगर दुनिया के टॉप 10 देखेंगे रैंकिंग, जो लाइव रैंकिंग है उसके अनुसार, तो 9th पोजीशन पे गुकेश D और 10th पर हैं विश्वनाथन आनंद। नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर होगा इंग्लैंड के हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटियाड 2023 खेलों के लिए चीन द्वारा नथी वीज़ा जारी करने पर भारत ने किस खेल की पूरी टीम को वहां जाने से रोक लिया? आंसर होगा वुशु, ठीक है, वुशु। चीन के चेंगजू में ये इवेंट जो जुलाई में हुआ, 28 जुलाई से शुरू हुआ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटियाड, जैसे ओलंपियाड होता है ना, वैसे ही ये यूनिवर्सिटियाड है, जिसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटी के
जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हिस्सा लेते हैं। तो इसमें वुशु टूर्नामेंट के लिए 12 लोगों की टीम को जाना था और हुआ ये कि अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी थे उनके लिए नत्थी वीज़ा जारी किया। नत्थी वीज़ा क्या होता है? नत्थी वीज़ा उसमें क्या होता है, पासपोर्ट पर मुहर नहीं लगाते हैं, अलग से एक पर्ची पर मुहर लगाते हैं और स्टेपल कर देते हैं। तो ये नत्थी वीज़ा हुआ और भारत ने इस पर आपत्ति जताई और उसके बाद भारत ने पूरी टीम से कहा कि आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम विरोध कर रहे हैं इसका चीन के प्रति। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पुणे में आयोजित किया गया समारोह और उसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त को ये सम्मान मिला है और ये अवार्ड पाने वाले वो 41 व्यक्ति हैं, यानी 41वें व्यक्ति हैं वो। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया? वहाँ के राज्य सरकार का। आंसर होगा रतन टाटा। ठीक है, दिग्गज उद्योगपति हैं और टाटा सन्स के मानद चेयरपर्सन हैं, तो उनको उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ये राज्य स्तरीय ये अवार्ड है। अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार देश में बाघ की औसत संख्या बताएं। आंसर होगा 3682। ठीक है, इतने टाइगर हैं इंडिया में। कब जारी हुआ ये डेटा, ये आंकड़ा? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दौरान किसने जारी किया? तो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, हालांकि पूरी रिपोर्ट मैंने ढूंढी, वो नहीं मिली। केवल पीआईबी का प्रेस रिलीज था और उसी में अलग अलग आंकड़े दिए हुए थे, तो उसी के अनुसार मैंने बताया। कई सारे राज्यों के बारे में डिटेल ही नहीं था, जैसे बिहार हो गया। ठीक है, तो अब इसके बारे में पूरा डिटेल जारी हो, क्योंकि पीआईबी ने बस एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया और बता दिया कि ये स्थिति है लेटेस्ट। ठीक है, तो 2022 का जो आंकड़ा है 3682 और अधिकतम जो बाघ हैं वो 3925, लेकिन हमें औसत संख्या यही बोलना है। ठीक है, 3682। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार भारत दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ की आबादी का घर है? आंसर होगा 75%। लगभग 75% दुनिया के जो टाइगर हैं वो इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो टॉप जो राज्य हैं वो देखिए, मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। ये संख्या है। ठीक है, तो कुछ ही राज्यों का आंकड़ा है इसलिए ये मैं दे पा रहा हूँ। बाकी जैसे बिहार का है, कुछ लोगों ने पूछा कि बिहार के बारे में बताइए, तो उसका आंकड़ा इसमें ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 उसकी जो प्रेस रिलीज थी उसमें नहीं था और ओरिजिनल रिपोर्ट कहीं है ही नहीं। तमाम अखबारों ने, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उन सब ने भी पीआईबी के प्रेस रिलीज पर ही ये कंटेंट बनाया है। अब हो सकता है आगे सरकार अपनी वेबसाइट पर इसको जारी करे, तो अगर जारी करती है तो इसके बारे में और डिटेल में अलग अलग राज्यों के अनुसार कंटेंट दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई? आंसर होगा 13,13,000 लाख। ठीक है, इतनी। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 वर्षों का डेटा जारी किया है। 2019 से 2021 के बीच में जो लापता हुई लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उन सबको संसद में पेश किया गया और ये डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी उसका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वर्ष 2019 से 21 के बीच में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। तो देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश, यहाँ लड़कियों और महिलाओं को जोड़ लें तो लगभग 2 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, दोनों जोड़ लें
1.56 और 1.56 लाख और 36,000 लड़कियाँ। फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। ठीक है, यहाँ जो नंबर है वो टोटल की बात हो रही है, महिलाओं और लड़कियों को काउंट करने के बाद क्या पोजीशन है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में ये स्थिति है। अब दोस्तों बात करेंगे साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, खगोलीय घटना सुपरमून के दौरान 1 अगस्त 2023 को उसकी रात को चंद्रमा और पृथ्वी नज़दीक आ गए, मतलब चंद्रमा नज़दीक आ गया पृथ्वी के, तो दोनों के बीच में कितनी दूरी थी? आंसर होगा 3,57,264 किलोमीटर। 3,57,264 किलोमीटर। ठीक है, क्या होता है सुपरमून? जब चंद्रमा धरती के बेहद करीब आ जाता है तो उसको सुपरमून कहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा और ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ये नज़दीक है। तो पृथ्वी और चांद के बीच में जो औसत दूरी कहते हैं वो औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और इस दौरान सुपरमून के दौरान वो 3,57,264 किलोमीटर है। अगर हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा दूरी कितनी होती है अपोजी के दौरान, और ये परेजी कहेंगे इसको, ये अपोजी, तो सबसे ज़्यादा दूरी अगर चांद दूर जाता है तो वो होता है 4,05,500 किलोमीटर। लेकिन औसत जब भी बात होगी ना कि कितनी दूरी है, तो औसत ये वाला ही आंकड़ा हम लोग देंगे। अब स्कीम यानी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार भारत को 5 साल में पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पोलर रिसर्च वेसल या कहें आइस ब्रेकर जो जहाज है वो मिलेगा, तो इसकी लागत क्या होने वाली है? आंसर होगा 2600 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू, तो उन्होंने 3 अगस्त को राज्यसभा को इसके बारे में बताया है और सरकार चाहती है कि ये इंडिया में ही बने ये जहाज। ठीक है, तो क्या है कि अंटार्कटिका में पहुंचने के लिए वहाँ चूँकि 3 बेस स्टेशन रिसर्च स्टेशन है इंडिया के अंटार्कटिका में, तो वहाँ नज़दीक तक जाने के लिए आइस ब्रेकर जहाज़ों का यूज़ होगा। ठीक है, तो जहाँ तक जा सकते हैं, मतलब बर्फ़ की परत जहाँ बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे फिर हेलीकॉप्टर से अपने बेस स्टेशन पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, भारत का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा? आंसर होगा KUFOS केरला। फुल फॉर्म क्या होगा? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़। तो वहाँ पर ये स्थापित होगा और इसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। तो ये अटल इनोवेशन मिशन का एक हिस्सा है। क्या कौन हिस्सा है? तो फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर। इसके जरिए लोगों में इनोवेशन और उद्यमिता, इसकी संस्कृति का प्रोत्साहन करना है, उसको बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई किस्म, उसका नाम है यूरिया गोल्ड, को लॉन्च किया। तो इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया है, कोटेड किया गया है? आंसर होगा सल्फर। ठीक है, गंधक। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जुलाई के आखिरी लास्ट वीक में यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। ओके, तो ये सल्फर कोटेड यूरिया है, अलग तरह का। अच्छा, इससे पहले ना नीम कोटेड यूरिया भी लॉन्च किया गया था, वो चल रहा है। अब यूरिया गोल्ड नाम से सल्फर कोटेड है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हुआ, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विस्तार करके दबदबा बनाने के चीन के मंसूबे पर भारत और ब्राज़ील ने पानी फेर दिया? आंसर होगा ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। स्थापना हुई थी 2006 में, सितंबर 2006 में। तो चीन की ये कोशिश है कि उसके जिन देशों के साथ उसके व्यापारिक बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, उन सबको शामिल किया जाए। और ब्रिक्स में चीन चाहता है कि इंडोनेशिया और सऊदी अरब, जिसे वो युआन में यानी चीन की जो मुद्रा है उसमें व्यापार करता है, तो उसको शामिल कर दे। और फिर जब ये बात हो कि ब्रिक्स की एक साझा मुद्रा होनी चाहिए, तो युआन को बड़े रूप में पेश करे कि देखो युआन तो इतने सारे देशों के साथ व्यापार होता है, तो युआन को ही इस्तेमाल किया जाए। तो एक कोशिश थी और मिस्र ने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन,
भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी में तेज बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? आंसर होगा चीन। चीन की राजधानी बीजिंग में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक पूरे एक साल की बारिश इसी 5 दिन में होगी। 744.8 मिलीमीटर बारिश, जो बरसात एक साल में होनी चाहिए थी अलग अलग दौर में, वो इन 5 दिनों में हो गई और नतीजा ये हुआ, बीजिंग पूरा डूब गया रिकॉर्ड बारिश की वजह से। ओके, क्यों हुई ये बारिश? तो वहाँ पर एक टाइफून आया डोक्सुरी, उसकी वजह से। टाइफून डोक्सुरी, जैसे यहाँ पर हम साइक्लोन कहते हैं, इंडिया में चक्रवात कहते हैं, वैसे ही उसको वहाँ टाइफून कहा जाता है। तो उसका नाम था डोक्सुरी, तो उसी का ये असर था और ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगला क्वेश्चन, पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है? आंसर का एक्स है ये ट्विटर का नया लोगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलन मस्क ने खरीदा था पिछले साल $44 बिलियन में ट्विटर को, उसके बाद ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2022 के अनुसार आंधी तूफान और वज्रपात से 2022 में कितने लोगों की मौत हुई? आंसर होगा 1200 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, आंधी तूफान और वज्रपात यानी जो बिजली गिरती है उसकी वजह से। ये रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल मैंने डेली के वीडियो में बताया हुआ है, PDF में भी डिटेल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2022 के अनुसार बाढ़ से 2022 में भारत में कितने लोगों की मौत हुई? आंसर होगा 2000। ठीक है, 2000 लोगों की मौत हुई। तो मुख्य बातें यही है कि रिपोर्ट में ये कहा गया कि एशिया जो है ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा आपदा संवेदनशील क्षेत्र है और 2022 के दौरान एशिया में 81 मौसम और जलवायु पानी संबंधित आपदाएं हुए। 5 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और बाढ़ की वजह से तो 2000 लोग भारत में उनकी मौत हुई है। अब इस वीडियो के आखिरी चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं और डेज यानी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों एक ही अपील है आपसे, लाइक बटन जरूर दबाएंगे आप, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन होगा, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 से 7 अगस्त तक। और थीम क्या है इस बार की? ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को यह आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 अगस्त को। ओके, 1 अगस्त। अगला क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 31 जुलाई को। ठीक है, रेंजर्स जो कि पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को, पहली बार 2010 में मनाया गया था। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स। अब डेली दिखेगा, मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स डेली का। और हाँ, 8 अगस्त की सुबह 11 बजे पूरा मैराथन देखना मत भूलना आप। ओके, बाय।